हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम स्पेसिफिक जनरल साइंस। ठीक है, पहले हमने क्या बायलिंगुअल शुरू किया था, लेकिन अब क्या है कि उसको स्टॉप करके होल्ड करके हम क्या कर रहे हैं, पहले इंग्लिश मीडियम के मॉड्यूल्स को शुरू कर रहे हैं और 10-15 दिन के बाद हम क्या इन्हें ट्रांसलेट करके हिंदी में आपके सामने लेकर आएंगे। सो दीज मॉड्यूल्स आर फॉर इंग्लिश मीडियम, वी स्टार्टेड इट। और ये मॉड्यूल क्या है, दोनों के लिए रखा गया है, आरएस स्टूडेंट्स के लिए और खास करके जो एसआई के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम 5 अप्रैल को है, तो उसके लिए उनके लिए क्या है, ये मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जनरल साइंस को पहले कवर कर लेंगे। क्या करेंगे, जल्द से जल्द जनरल साइंस को क्या करेंगे, हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी पार्ट को हम अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्ट आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन आपका आ रहा है, ठीक है, ये पेपर 2 में आ रहा है, आरएस मेंस पेपर 2 में आ रहा है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। और इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है कि इसके अंदर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर, ओनली एंड ओनली 5 मार्क्स के क्या इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए क्या है कि इस क्वेश्चन में स्कोरिंग करना क्या है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मींस आप अच्छा क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है, आपको कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आती है, तो आप अच्छे स्कोर इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप कवर ऑन कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है कि ओनली एंड ओनली 5 मार्क्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या हम थोड़ा छोटा रखेंगे, वी विल कीप इट कंडेंस फॉर्म। और नेक्स्ट वीडियो से क्या है, हम वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे ताकि क्या आपका जल्द से जल्द कोर्स क्या है कवर होना शुरू हो जाए। हमारा मकसद यही रहेगा कि मोस्टली केसेस में जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, हम क्या है आपके एसआई के पेपर से पहले इसके प्रीलिम्स को जितना भी आपका कोर्स है वो क्या है कवर अप कर दें साइंस का। अगर नहीं हो पाएगा, कोशिश यही करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा कोर्स हो वो कवर हो जाए। तो क्या है, आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, और जनरल साइंस का जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज देयर इन द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है सबसे पहले, फिर आता है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल्स अलग होते हैं, नॉन मेटल्स अलग होते हैं, और इनके बीच में क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज का मिक्सअप करके क्या है मेटलॉइड्स का क्या है स्पेशल सीरीज आ जाती है। क्या है, फिर आता है मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी क्या होती है हम देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके मेथड्स कौन से हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इट। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट ओर्स एंड एलॉयज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओर क्या होता है, व्हाट इज एन ओर। ठीक है, जिससे मिनरल का एक पार्ट होता है जिससे क्या मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर एलॉयज होता है, एलॉयज मिक्सचर होता है आपके पास में। फिर आ जाता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। फिर इसी से रिलेट करके इसके और पर आ जाता है आपके पास में कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ जाता है। फिर इंपॉर्टेंट ड्रग्स, सिंथेटिक एंड नेचुरल। ड्रग्स का मतलब जो इनके अंदर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। थेराप्यूटिक का मतलब जो क्या करती हैं, डिजीज को क्योर करती हैं, क्या करती हैं, उसको थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज, तो वो क्या आती है, ड्रग्स आ जाती हैं। फिर आगे जो आता है वो आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो बॉडी के सेल्स को क्या है, बॉडी के सेल्स में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, जिससे एजिंग नहीं होती है। ठीक है, फिर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब ये है जो खाने को फर्मेंट नहीं होने देते। जो भी आपका खाना है या कोई भी चीज है, व्हाटएवर इट इज, उसको फर्मेंट नहीं होने देते। मींस उसके अंदर बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होती है, या तो उसे क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं या उसे रोक देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं प्रिजर्वेटिव्स। फिर इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब ऐसे केमिकल्स या ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं उसे हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। फिर पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट को किल करते हैं, क्या करते हैं, पेस्ट को किल करते हैं, उसे हमने कह दिया पेस्टिसाइड्स। फंगस को किल करने वाले बोल दिया फंगिसाइड्स। हर्ब्स को किल करने वाले, अब देखिए हर्ब्स प्लांट क्या है, हर्ब ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनवांटेड हर्ब जो होती है उसको किल करना होता है, उसको रोकना होता है, ताकि वांटेड प्लांट्स जो हैं, जो हमें जिनकी प्लांट्स की हर्ब्स की जरूरत है, केवल वो ग्रो करें। तो अनवांटेड को कंट्रोल किल करने के लिए या
खत्म करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस या केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, हर्बिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मींस जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मींस अगर सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, जिससे क्रॉप की ग्रोथ हो, अच्छी हो और ईल्ड अच्छी हो। ये आपके पास फर्टिलाइजर्स। बाइंडर्स एंड स्वीटनेस, बाइंडर्स का मतलब होता है किसी चीज को बाइंड करना, अटैच करना। स्वीटनेस का मतलब होता है जो किसी भी सब्सटेंस की स्वीटनेस को या मिठास जिसे हम कह रहे हैं उसको इंक्रीज करते हैं। फिर आपके पास में आ जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, एंड देयर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब कार्बन क्या है, ये एक स्पेसिफिक चीज आ जाती है कार्बन की, क्योंकि कार्बन में क्या है, एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम कैटिनेशन, ठीक है। और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ही क्या है, कार्बन को बहुत ही स्पेसिफिक बनाती है। क्या करती है, कार्बन को बहुत ही स्पेसिफिक बना देती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी में मतलब होता है एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, ठीक है। यानी अपने आप से बॉन्ड करते करते एक लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोल देते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी वजह से क्या है, कार्बन का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। फिर इसका इंडस्ट्रियल यूज, फ्यूल्स। अब फ्यूल्स आपको पता है, फ्यूल्स गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल वगैरह होते हैं। फिर उनकी ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है आइसो ऑक्टेन, वो कितना उसके अंदर अवेलेबल है उसके हिसाब से, और एक एन हेप्टेन के हिसाब से क्या है, इनकी ऑक्टेन रेटिंग क्या की जाती है, सेट की जाती है। और उन्हीं ऑक्टेन रेटिंग के हिसाब से क्या है, पेट्रोल और डीजल को क्या है, रैंक किया जाता है कि भी कौन सा ज्यादा अच्छा है और कौन सा ज्यादा अच्छा नहीं है। ये ऑक्टेन रेटिंग सीधा डिपेंड करती है नॉकिंग प्रॉपर्टी से। नॉकिंग का मतलब होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं और करते हैं तो इंजन में क्या है, झटके आते हैं, उन झटकों को क्या कह देते हैं, जो शॉक्स होते हैं इंजन के अंदर, उसी को कहते हैं नॉकिंग। और जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी नॉकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए ऑक्टेन नंबर रेटिंग जो है वो पावरफुल हो जाती है। फिर ये आती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, रेडियो प्रॉपर्टी, यानी जो सब्सटेंसेस होते हैं अनस्टेबल होते हैं उनसे क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती है स्टेबल होने के लिए। तो वो कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस। अब यहां पर क्या है, ये मान लीजिए आप इसको क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह देते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह दीजिए या न्यूक्लियर फिजिक्स कह दीजिए, ठीक है। पिछली बार ये क्या था, आपके टॉपिक दूसरे नाम से दिया गया था, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस बार उन्होंने क्या है, रेडियो एक्टिविटी दे दिया, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस। तो वही चीज इसके अंदर आ जाती है। अब उसमें क्या है, न्यूक्लियर फिजन नहीं होता रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में क्या है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, फिजन होता है, जिससे क्या है, उनमें क्या है, रेडियो प्रॉपर्टीज निकलती हैं और उसे फिर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज की तारीख में क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो यहां पर क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ग्रीन केमिस्ट्री सीधे तौर पे क्या है, क्लाइमेट चेंज को क्या करती है, टैकल करती है। इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल किया जाता है, या हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को स्क्वीज करते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, नेट जीरो तक पहुंचने की, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो नेट जीरो कार्बन एमिशंस का जो सिस्टम होता है उसके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया ने टारगेट रखा है 2017 तक, हमें क्या है, नेट जीरो रखना है। यानी जितना कार्बन हम एमिट करेंगे, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको पढ़नी है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि जो चीज है कि हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मूविंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ठीक है, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे या कोई भी चीज से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज मैथ।
ठीक है। अब मैटर क्या चीज है, व्हाट एक्चुअली इज मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज नोन एज मैटर। क्या है, उसको क्या कहते हैं, मैटर। और आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाथों से या और से, तो उसको हमने क्या कह दिया, मैटर। तो ध्यान रखिए दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो क्या है, उसके पास वेट है, ठीक है, वेट है, और एक उसके पास में क्या है, स्पेस है। क्या चीज आ जाती है, स्पेस आ जाती है, और ये चीज आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मैटर की कोई चीज हो जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर जो चीज आती है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एटम किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम एटम जो है वो किसे कह रहे हैं, व्हाट एक्चुअली इज एटम। ठीक है, तो एटम होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वो जो मैटर वर्ड था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटम इज, यहां पर ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which takes part in a chemical reaction। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी, एंड कैन नॉट बी। क्लियर, इसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो हो भी सकता है और नहीं भी, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता है। जैसे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, इनका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, तो ये क्या है, मैटर में आ जाती है। दिस इज डिफिनेशन ऑफ एटम, दिस इज नोन एज एटम। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। ठीक है, और एक इसी के चीज में आ जाती है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर भी वही चीज आती है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यहां पर एक चीज आ जाती है, न्यूएंस चीज आती है, दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, क्लियरली होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका होता है। एक चीज और आ जाती है आपके पास, कुछ डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होता है एलिमेंट। ठीक है, ये भी क्या है, एक केमिकल ही है एक तरह से हम कह ले, ठीक है, एटम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस which contains only one type of atoms। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। जैसे आपके पास में क्या है कि जो सल्फर है,
ठीक है, जब सल्फर को अच्छी तरह स्टडी किया जाता है तो इसके क्या है, एक एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम 8 एटम्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, 8 एटम्स क्या है, पॉसिबल हो सकते हैं। इसी तरीके से जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में केवल क्या है, कार्बन ही कार्बन होते हैं। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में क्या है, केवल कार्बन ही कार्बन होते हैं। ठीक है, फुलरेंस की बात करेंगे तो उसमें केवल क्या होते हैं, कार्बन ही कार्बन पॉसिबल होते हैं। ऐसे ही जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, इसमें केवल क्लोरीन होता है। अगर हम ब्रोमीन की बात कर लें, इसमें केवल क्या है, ब्रोमीन अवेलेबल है। तो दीज आर एलिमेंट्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स भी हैं और भी हैं, बट दीज आर जनरली, इन्हें क्या कह दिया जाता है, दीज आर एलिमेंट्स कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली इज एटम। ठीक है, जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब एटम के अंदर क्या है, ध्यान रखिए कि जब आप एटम पढ़ते हैं, जो जनरल साइंस के बेसिस की बात कर रहे हैं हम, 11th-12th में हम डिटेल में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो एटम इज कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें आपको देखना क्या होता है, इसमें एक चीज देखनी होती है, पहला तो इस पे चार्ज कौन सा है। ठीक है, इस पे चार्ज कौन सा है, मींस इसका चार्ज कौन सा है, किस तरह का चार्ज है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है, प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। दिस इज न्यूट्रल, नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर, तो ये एक पहला पॉइंट तो आपके पास में ये आ जाता है कि ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इनका मास कितना होता है। ठीक है, मास कितना होता है, यानी हम इसको वेट ही कह लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जब आप बात करेंगे तो मास और वेट का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, व्हाट एक्चुअली इज मास एंड व्हाट एक्चुअली इज वेट। ठीक है, तो इनका मास कितना होता है। अब देखिए, प्रोटॉन और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इनका मास क्या है, ऑलमोस्ट 1 AMU होता है। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, इसका मास अगर हम इनके मुकाबले में बात करें तो ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन मास। तो मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है इसका। ठीक है, तो इसका मास आपको मिल जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का इसका क्या होता है, मास होता है। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास होता है। तो दो चीजें आपने इसके अंदर पढ़ ली, तो चार्ज और ये। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि एटम, ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो एटम के ऑन एंड होल, यानी अपने आप में क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम एज एन ऑन एंड होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, मींस इसका क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स is equal to number of negative particles। ठीक है, मींस क्या होता है कि जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। मींस पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज से कैंसिल ऑन हो जाता है, इसलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इसकी एटम की क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम एलिमेंट के लिए भी बोल देते हैं और एटम के लिए भी बोल देते हैं। तो सबसे पहला आता है एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटम का आता है एटॉमिक नंबर आता है। तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ protons present
इन एन एटम, ठीक है। इसको तो हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर कह देते हैं। दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कह देते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है इसका मास नंबर। नाउ मास, व्हाट इज मास नंबर? मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मास नंबर। यानी एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसको हमने क्या कह दिया, मास नंबर ऑफ एन एटम। तो ये क्या कहलाता है, मास नंबर ऑफ एन एटम कहलाता है, ठीक है। तो ये एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हमने कहा है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन्स for in an atom number of protons is equal to number of electrons, ठीक है। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक और चीज आ जाती है, चार्ज, चार्ज स्पीशी। क्लियर है, चार्ज स्पीशी यानी एक ऐसा स्पीशी, केमिकल स्पीशी जिसके ऊपर क्या है, आइदर पॉजिटिव चार्ज होता है या आइदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज होता है या आइदर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज आता कैसे है, ये ध्यान रखिएगा। चार्ज कम्स आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। उसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एटम, तो उसके पास क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं। क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, उसका नेगेटिव हो जाता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है, लूज करता है, तो ओवरऑल जो चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इस कंडीशन में वो क्या बन जाता है, नेगेटिव। उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये क्या, जो आयन बनता है, क्या है, जो आयन बनता है, चार्ज स्पीशी बनता है, उसको हम बोलते हैं, इनको बोल देते हैं आयंस, ठीक है, इनको बोल देते हैं आयंस। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है आयन के ऊपर, तो उस आयन को कहा जाता है एन आयन, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, एन आयन बोल देते हैं। और अगर उसके ऊपर लॉस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसे बोल देते हैं हम कैटायन। क्लियर, उसे क्या कहा जाता है, कह दिया जाता है कैटायन कह दिया जाता है। तो दो आयन्स हो गए आपके पास, एक एन आयन और एक कैटायन। एन आयन मींस स्पीशी विच हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और एनायन, कैटायन का मतलब है ऐसा स्पीशी जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो वो क्या हो जाता है आपके पास में, कैटायन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, देखिए हम सिर्फ अभी क्या है, बेसिक्स पे बात कर रहे हैं क्योंकि पहला वीडियो है, ठीक है, तो सिर्फ बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। एक दो वीडियोस के बाद थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे आएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब एटम के अंदर ध्यान रखिएगा दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक होती है। एक तो क्या होता है कि एटम में क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस होता है। क्लियर, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या है, ऑलमोस्ट होल मास जो उसका होता है कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। यानी जितना मास उसके अंदर एटम के अंदर है वो ज्यादातर सारा का सारा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई डेंसिटी होती है इसकी, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यूक्लियस
में होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है कि सारा का सारा जो मास होता है वो यहां पर होता है। ठीक है, और अगर अब हमने यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं दिखाया है इलेक्ट्रॉन के मामले में, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, मींस तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ही नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व around the nucleus in different shells or ऑर्बिट्स। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, हम यहां पर क्या है कि हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो इसको क्या करता है, डिनाई करता है। ठीक है, तो हम एक जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करेंगे तो नेचुरली क्या है, हम हिजेनबर्ग प्रिंसिपल को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कल को आप ये कहते हैं कि ठीक है, हिजेनबर्ग प्रिंसिपल तो ये कहता है कि शेल्स फिक्स नहीं होती हैं, तो वो एक दूसरी चीज आ जाती है। ठीक है, तो एक समझाने के लिए है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उन शेल्स के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्लेसिंग होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अब जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस में फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, न्यूक्लियस में वो फिक्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे के सारे एक ही न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एक सेंटर में एक चैम्बर बना है, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो वो फिक्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, अब जब हम ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, क्या ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में सारे के सारे घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, या फिर कितने किस तरह से उनका क्या होता है, सिस्टम होता है, उनकी प्लेसिंग कैसे होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbits or shells around the nucleus is known as electronic configuration। ठीक है, इसके हम इसको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दिया है। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है कि अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये एक फॉर्मूले के रूप सिस्टम से आता है, जिसे बोर बरी रूल कहते हैं, कि यहां पर क्या है 2n स्क्वायर। ठीक है, यानी एक शेल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और n जो है, n इज नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ, जो n जो आपके पास में आता है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ये टोटल शेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, शेल का नंबर क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में क्या न्यूक्लियस है बीच के अंदर, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे आउट इनर शेल, फिर ये दूसरी शेल, फिर ये तीसरी शेल, फिर ये चौथी शेल। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, चारों तरफ इस तरह से क्या है, शेल्स बनी हुई है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट शेल
ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, ओनली 2। सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8। थर्ड में कितने आ सकते हैं, 18 और फिर 32। तो इस तरह से क्या है, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां नहीं आ सकते। क्लियर है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट और आ जाती है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के साथ साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करने के साथ साथ क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं अपनी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो वो रोटेशन क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी क्या हो सकता है, हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं करते, वो रोटेट भी करते हैं। जैसे अर्थ है, क्या करती है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करने के साथ साथ क्या है, 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर क्या है, रोटेट भी करती है। तो यहाँ पर भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो क्या करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं और क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने कुछ एटम के बारे में पढ़ा है, दिस इज व्हाट एटम इज। एटम का ये हल्का सा स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड इट, तो छोटा सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा एटम का। तो ये क्या है, एटम का। अब आज का वीडियो था सिर्फ आपके लिए क्या है, बताने के लिए कि हम किस तरह से क्या है इसको स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, वीडियो को एक्सपैंड करेंगे। मीन्स ये है कि वीडियो को लंबा रखेंगे ताकि आपका क्या है, कोर्स जल्दी जल्दी क्या हो, कंप्लीट हो, और ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या है, हम टेक्नोलॉजी पे क्या करेंगे, मूव करें। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन हो इन वीडियोस के लिए या आने वाली वीडियोस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या है, भेज सकते हैं, या फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा उस नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, आप कर सकते हैं। और बिल्कुल हम इसे क्या है, सेपरेट मीडियम में रखेंगे, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। बायलिंगुअल नहीं रहेगा, क्योंकि बायलिंगुअल में आपको भी दिक्कतें आएंगी, आपका भी टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो पढ़ाने में भी क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आप क्लास के अंदर बैठे हो, ऑफलाइन क्लास हो, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। इस तरह की क्लासेस में क्या है, देयर अकर्स प्रॉब्लम। तो इस तरह से क्या है, इसे सेपरेट कर दिया गया है, इंग्लिश अलग और हिंदी अलग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम क्या है, आगे की तरफ करेंगे। ठीक है, और हम क्या है, सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत है, ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। जैसे हमने कहा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अभी मैं बात नहीं करी थी, जब जरूरत होगी देन वी विल टॉक अबाउट हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।